जो 10 प्रश्न है ये सभी यूनिट से हैं, चाहे आपका जो हायर का एग्ज़ाम अभी होने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहाँ पे उसके सिलेबस से ही, और आपका जो नेट का सिलेबस है यूजीसी नेट का, ठीक, दोनों का यहाँ पे कंबाइंड करके दोनों के सिलेबस, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो वहाँ से आपको 10 प्रश्न दिए जा रहे हैं। और इन 10 प्रश्नों में यदि मान के चलिए आपके 7 से 8 प्रश्न सही होते हैं, ठीक, तो आपकी तैयारी अच्छी है और सिलेक्शन निश्चित तौर पे आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न के स्तर रखे गए हैं वो बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पे स्तर के रखे गए हैं। और यहाँ पे देखिए 2 और जो सेट है उसमें 20 प्रश्न आपके हो गए, तो अब ये तीसरा यानी 30 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग 30 अक्टूबर के पहले तक लगभग 200 से 300 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हर एक यूनिट से आपको लगभग जो है 20 से 25 या 30 प्रश्न जो है, 30 प्रश्न मान के चलिए कम से कम हर एक यूनिट से आपको मिल ही जाएंगे। और ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में देखिए वहाँ पे आपका इंडियन यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का 200 है, और फिजिकल ज्योग्राफी के 200 प्रश्न वहाँ पे सॉल्व कराए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। यूपीएससी का भी वहाँ पे सॉल्व कराया गया है, क्योंकि आपने जीआईसी में देखा था कि कई प्रश्न जो है जीएस वाले यूपीएससी के पीवाईक्यू दिए, यानी कि प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न दिए गए थे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं, तो उसको भी यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कंप्लीट जो प्रैक्टिस सेट, जैसे 70 प्रश्न आपके हायर में आएंगे या यूजीसी नेट में 100 प्रश्न आएंगे, तो सभी के अलग अलग टेस्ट सीरीज चल रही है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ज़्यादा समय आपका न लेते हुए हम लोग इस पे आते हैं। हाँ, एक और बात कर लेते हैं आप लोगों से कि रिज़ल्ट का, पीजीटी रिज़ल्ट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसी को लेके है ही, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इधर यदि जल्दी ये दे देते हैं तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और बचे जो विषय हैं, जैसे भूगोल का 30 को ही लग गया है एग्ज़ाम, 30 अक्टूबर को ही, मान लीजिए 25 तक ये इंटरव्यू कराते हैं या 26 तक कराते हैं, तो आगे जिनका हायर का एग्ज़ाम है उनके लिए समस्या होगी। तो यदि रिज़ल्ट की हम बात करें तो देखिए, अब उसके बारे में कुछ जो सूचना प्राप्त हुई उसके बारे में यहाँ कुछ भी मैं बताना नहीं चाहता हूँ। हाँ, ये है कि 1-2 दिन में आप मान के चलिए कि रिज़ल्ट जो है 10 के पहले आ ही जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना कि सभ्यता को, ये किसने कहा था, ठीक। प्रश्न है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना कि सभ्यता को प्रकट करती है, ये कथन किसने कहा था, हैडन ने, हटिंगटन ने, टेलर ने या गुडी ने, ठीक। ये डायरेक्ट आपका कई बार आप देखते हैं कि स्टेटमेंट दे देता है, पूछता है कि ये कथन किसने कहा था। और जीआईसी और पीजीटी के तो ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं। आप हायर में भी देखेंगे, राजस्थान में हो गया या यूपी में भी कई बार इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो इसका यह कथन किसने कहा था, तो ये टेलर महोदय ने ये कथन कहा था कि मानव जो प्रजातियां हैं ये नस्ल को प्रकट करती हैं न कि सभ्यता को, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरा प्रश्न जो दिया गया है। दूसरे में दिया गया किसने बीवर की सस्य संयोजन विधि के आधार पर तस्मानिया में पशु एवं सस्य संयोजन निर्धारित किया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो विकल्प दे रखा है आपका, पावेल हैं, स्कॉट हैं, डोई हैं, कोपाक हैं या कपाक हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो बीवर ने सस्य संयोजन विधि दिया था या फसल संयोजन विधि दिया था, उसमें डोई ने उसकी विधि में थोड़ा सा उनकी विधि में संशोधन किया। और संशोधन करने के बाद डोई ने क्या किया कि जापान के संदर्भ में, जापान के जो औद्योगिक प्रदेश थे उनकी औद्योगिक संरचना थी उसके संदर्भ में इन्होंने इसको उपयोग किया। और स्कॉट महोदय ने क्या किया कि स्कॉट महोदय ने इनकी विधि में संशोधन करके तस्मानिया में पशु और सस्य संयोजन विधि को या सस्य संयोजन को निर्धारित किया, ठीक। जबकि थॉमस महोदय क्या करते हैं कि थॉमस ने जो है बीवर की सस्य संयोजन विधि में संशोधन किया और उसमें उन्होंने प्रसरण की गणना में सभी फसलों को आधार बनाया। जबकि बीवर ने क्या किया था कि बीवर ने वास्तविक फसलों के आधार पर ही प्रसरण ज्ञात किया था, ठीक। और पावेल महोदय की हम लोग बात करें तो कोपेक, स्कॉट, जॉनसन, पावेल, ये सब जो है बीवर की विधियों में संशोधन करते हैं या उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करते हैं, ठीक। पावेल ने इनकी विधि में यानी सस्य संयोजन विधि जो बीवर की थी इसमें इन्होंने संशोधन करके फसलों के कोटि क्रम को निर्धारित कर दिया था। और भारत में यदि हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसमें और डिटेल जान लीजिए कि बीवर की सस्य संयोजन विधि को भारत में किसने क्या किया था। तो भारत में रफ़ीउल्लाह महोदय हैं जो पहली बार करते हैं, इसी में जगत नारायण पांडे भी हैं,
ठीक, देश पांडे, और हरपाल सिंह हैं, बीसी बनर्जी हैं, एनपी अय्यर हैं, नेल्सन जी हैं। तो एनपी अय्यर के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। एनपी अय्यर क्या करते हैं? एमपी, यदि आपसे प्रश्न ये दे दे कि बीवर की विधि को किसने जो है संशोधित करके मध्य प्रदेश के फसल संयोजन या जो मध्य प्रदेश में दालों के प्रोडक्शन में एक फसल के रूप में संयोजित किया, तो ये कौन है? एनपी अय्यर हैं। जबकि यहीं पे जो है गोविंद जोशी जो हैं, इन्होंने क्या किया था कि नर्मदा बेसिन के बारे में, क्या नाम है? गोविंद जोशी, ठीक, जोशी महोदय, इन्होंने नर्मदा बेसिन के फसल संयोजन में जो दाल वाले फसल थी, दाल वाली फसलों को इन्होंने एक फसल के रूप में नहीं माना, बल्कि इन्होंने अनेक रूपों में इसे या अनेक दालों के रूप में माना। बस इतना आपको यही जानना है कि एमपी के संदर्भ में फसल संयोजन विधि को एनपी अय्यर ने वहाँ पे एक बीवर के संशोधन किया था, और जोशी जो है नर्मदा बेसिन में, ठीक। भारत के संदर्भ में रफ़ीउल्लाह हैं और हरपाल सिंह हैं, बी बनर्जी हैं। संपूर्ण भारत में आपसे जब पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट यही लगाएंगे, रफ़ीउल्लाह। क्या लगाएंगे? रफ़ीउल्लाह। और यहीं पे यदि आपसे दे दे कि शस्य विविधीकरण, शस्य वैविध्य की बात करें, तब आप क्या लगाएंगे? तो शस्य वैविध्य जो भारत के संदर्भ में यदि हम लोग देखें तो 1965 में जो है एस भाटिया ने किया था। कौन है? भाटिया महोदय, ठीक। इन्होंने इसके सूचकांक के लिए अलग बताया था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए डिटेल हो जा रहा है। और एक और यहाँ पे आप जान लीजिए कि शस्य विविधता या वैविध्य या विविधीकरण, ठीक, इसको जो है जसबीर सिंह ने भी, ये इधर से मात्रा रहेगी, जसबीर सिंह जो है इन्होंने हरियाणा के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? हरियाणा के संदर्भ में जो है उसमें शस्य प्रतिरूपों का अध्ययन इन्होंने किया था, ठीक। चलिए, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि तस्मानिया में पशु शस्य संयोजन निर्धारित किसने किया? तो ये स्कॉट महोदय हैं। उसके बाद देखिए एकरमैन के जनसंख्या प्रदेशों में कौन सा शामिल नहीं है? एकरमैन के जनसंख्या प्रदेशों में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक। जो आपके पास विकल्प है कि मिस्र सदृश जनसंख्या प्रदेश, यूरोप सदृश जनसंख्या प्रदेश, और उसके बाद आपका एशिया सदृश है, ब्राज़ील सदृश है, ओशिनिया सदृश है, ठीक। तो एकरमैन ने क्या किया था कि एकरमैन ने 1959 में, कब? 1959 में उन्होंने क्या किया था कि विश्व के 5 जनसंख्या प्रदेशों में या जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विश्व को 5 प्रकारों में डिवाइड किया, जिसमें एक उन्होंने ये किया था मिस्र, एक था यूरोप और ब्राज़ील, ठीक। ये 3 हो यहाँ पे हो गए, 5 उन्होंने किया था। चौथा उन्होंने आर्कटिक वाला मान लिया था और यूएसए का मान लिया था 5वां। तो टोटल 5 हो गए। इसमें कौन सा नहीं है, शामिल नहीं है? तो देखिए एशिया सदृश नहीं है और ओशिनिया सदृश नहीं है, ठीक। तो कौन सा नहीं है? एशिया और ओशिनिया। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 3 और 5, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे दिया है कि बुक का नाम दिया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी प्रिंसिपल्स प्रोसेसेस एंड पैटर्न। इसके लेखक कौन है? ठीक, ह्यूमन ज्योग्राफी प्रिंसिपल्स प्रोसेसेस एंड पैटर्न, इसके लेखक कौन हैं? ठीक, तो इसमें विकल्प में रेवेंस्टीन हैं, ली हैं और ब्राइडे हैं, ब्लांस हैं। ठीक, कौन है? रेवेंस्टीन, ली, ब्राइडे, ब्लांस। किताब का नाम फिर से देख लीजिए, ह्यूमन ज्योग्राफी प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड पैटर्न। इसके लेखक हैं ब्राइडे महोदय। कौन है? ब्राइडे महोदय ने ये लिखा है और इसमें उन्होंने प्रवास के बारे में बताया है। और इसमें ब्राइडे ने क्या किया है कि जो प्रवास होता है उसको उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक आपका अंतर महाद्वीपीय, ठीक, दूसरा उन्होंने आंतरिक प्रवास बोला था। ठीक, जो अंतर महाद्वीपीय हो जाएगा ये महाद्वीपों के बाहर या एक देश से दूसरे देश, जबकि आंतरिक में आपका अंतर प्रादेशिक हो गया, अंतरदेशीय हो गया। ठीक, ये सारी या ग्रामीण नगरीय प्रवास हो गया। तो ये सारे चीज़ इसमें इन्होंने, तो यदि प्रश्न दे कि ब्राइडे ने प्रवास को कितने वर्गों में डिवाइड किया, तो 2 वर्ग विभाजित किया। किताब आपके सामने लिखी ही गई है। ठीक, अगला, जब किसी जीव विशेष अथवा एक ही स्पीसीज के सभी जीवों के सामूहिक या सभी जीवों के समूहों पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सभी जीवों के समूहों पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फिर से पढ़ लीजिए कि जब किसी जीव विशेष या एक ही
प्रजाति के, एक ही स्पेसीज के सभी जीवों के समूह पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समपारिस्थितिकी, स्वपारिस्थितिकी, प्राणी पारिस्थितिकी या आवास पारिस्थितिकी। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्वपारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से ये चीज़ें आपको देखना है कि आवास पारिस्थितिकी क्या होता है, सम पारिस्थितिकी क्या, सम पारिस्थितिकी को साइनो इकोलॉजी बोलते हैं, आवास पारिस्थितिकी को हैबिटेट इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, मानव आवास पारिस्थितिकी हैबिटेट हो गया, प्राणी पारिस्थितिकी को क्या बोलते हैं? एनिमल इकोलॉजी। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न देखिए कि महाद्वीपीय धाराओं की उत्पत्ति का अंतः सागरीय कारक कौन है? चलिए, अब तक आपने कई प्रश्न देखा होगा, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रश्न परिवर्तित है। अब तक आपने ये देखा होगा कि प्रवाहित करने वाले कारक कौन से हैं। अभी हमने क्या इसमें बनाया कि अंतः सागरीय कारक कौन से हैं। प्रवाहित करने वाले कारक तो इसमें सभी हैं, लेकिन इसमें कौन से कारक जो है अंतः सागरीय हैं? तो तापमान में अंतर, लवणता में अंतर, घनत्व में अंतर, वायुदाब। देखिए, तापमान में अंतर तो महासागरीय धाराओं की जो धरातल के तापमान से उसका कोई लेना देना तो है नहीं। महासागरीय धाराओं का जो महासागर का टेम्परेचर है उससे इसका लेना देना होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर की वजह से महासागरीय धाराएं चलेंगी। ठीक, और लवणता में यदि अंतर होगा तो भी, जहाँ पे लवणता में अंतर होगा वहाँ पे घनत्व में भी अंतर होगा। यानी देखिए, तीनों एक दूसरे से कैसे कोरिलेट हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाए मान लीजिए तो क्या होगा? वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा तो क्या होगा? लवणता बढ़ जाएगी, जब लवणता बढ़ेगी क्या होगा? घनत्व भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो जो जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, जिसका कम होता है, तो घनत्व ज़्यादा है तो सरफेस थोड़ा सा ऊपर होता है और घनत्व कम है तो सरफेस थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक, आप जानते हैं, इसीलिए भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, दोनों के जल एक दूसरे में प्रवाहित होते हैं। अब ये आपको बताना है कि अटलांटिक महासागर का जल भूमध्य सागर में जाता है, भूमध्य सागर का अटलांटिक में जाता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे जो आपका है ये अंतः सागरीय तीनों हो गए। वायुदाब क्या? वायुदाब आपका वायुमंडल से संबंधित है। ठीक, वायुदाब हो गया, पवन हो गया, घर्षण बल हो गया, या सूर्यातप हो गया, वाष्पीकरण हो गया, वर्षा हो गई, ये सभी क्या है? एटमॉस्फेरिक रीजन है। ठीक, या फैक्टर है। जबकि पृथ्वी से संबंधित यदि पूछ दिया जाए कौन सा कारक जो है पृथ्वी से संबंधित है जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हो गया, कोरियोलिस फोर्स हो गया। ठीक, यहीं पर यदि पूछा जाए कि तटों में या अन्य कौन से कारक हैं, तो अन्य में सागर तट की जो प्रकृति है। अभी देखिए, आपका आई थिंक पीजीटी या जीआईसी में पूछा था। मौसम परिवर्तन हो गया, नीतल का उच्चावच भी क्या करता है? धाराओं को प्रभावित करता है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे आपका 1, 2 और 4 हो जाएगा, ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगला, स्तूपों के वर्गीकरण से कौन संबंधित हैं? अगला दिया है मिल्टन है। ठीक, मिल्टन है, बैगनॉल्ड है, हैक हैं और मैकी हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सभी आपके राइट आंसर हैं, क्योंकि सबने अलग अलग वर्गीकरण किया है स्तूपों का। बैगनार्ड महोदय ने 2 टाइप बताए, बरखान बताया इन्होंने यानी अर्धचंद्राकार, और सीप यानी कि अनुदैर्ध्य। यदि आपसे मान लीजिए पूछ दे कि सीप को किसने वर्गीकृत किया, तो बैगनार्ड महोदय ने किया था। हैक ने कितना बताया था, तो जेटी हैक ने 3 बताए। मोल्टन ने कितने प्रकार बताए थे स्तूपों के, उन्होंने भी 3 बताए थे। मैकी ने कितने बताए थे, तो मैकी का जो है इन्होंने 8 प्रकार लगभग बताए थे। ठीक, स्तूपों के सबसे ज़्यादा मैकी ने बताए थे। तो इसमें देखिए डी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूगोल के अध्ययन को प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर करने पर किसने बल दिया? तो भूगोल के अध्ययन को किसने बोला ये कि भूगोल का जो अध्ययन है ये प्राकृतिक सीमाओं के आधार पे किया जाना चाहिए? इसीडोर है, बुआचे हैं, बुसिंग है, रेटर है। तो राइट आंसर यहाँ पे बुआचे महोदय ने ये बोला था। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि दिया है, देखिए ये प्रैक्टिकल वाले से आ गया आपका आर्गोग्राफ। आर्गोग्राफ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह वर्ष के प्रत्येक माह में किए गए काम को एक वृत्तीय मिश्र आरेख द्वारा दिखाता है। ठीक, आर्गोग्राफ क्या, यदि हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो आर्गोग्राफ का मतलब ही होता है काम। ठीक, तो यह वर्ष के प्रत्येक महीने में किए गए काम को एक वृत्तीय मिश्र आरेख द्वारा दिखाता है। तो ये आपका सही है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1938 में ओगिलवी ने किया था, तो ये भी सही है। अगला देखिए, आर्गोग्राफ शब्द जो है ए गैडे ने दिया था। तो आर्गोग्राफ शब्द जो दिया था ए गैडे ने सबसे पहली बार दिया था, और जो प्रयोग किया 1938 में आर्गोग्राफ का, ये सर्वप्रथम जो है ओगिलवी ने किया था। तो ये भी देखिए, इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, तो इसलिए सी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का जो IMD है, मौसम विज्ञान विभाग है, उसने प्रथम श्रेणी के चक्रवातों की गति के बारे में बात किया है, और ये गति उन्होंने क्या बताई है?
ठीक, गति जो है चक्रवातों की उन्होंने क्या बताई है इसी का यहाँ पे। तो इसमें देखिए विकल्प 90 125 किलोमीटर प्रति घंटा, 280 है, 125 164 है, और उसके बाद आपका जो दिया है इसमें 165 से 224 है। ठीक, तो आईएमडी ने 5 प्रकार बताए थे भारत में जो चक्रवातों की श्रेणियां हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी में उन्होंने 90 से 125 बताया था कि हवाओं की जो गति है इसमें क्या होता है कि घर या पेड़ों को कुछ ध्यान देने से योग्य से इसमें नुकसान कम होता है। लेकिन यहीं श्रेणी 2 में जो उन्होंने बताया कि 125 से 164 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी स्पीड हवाओं की। तीसरी श्रेणी में उन्होंने 165 से 224 बताया कि इस पर तीसरी श्रेणी का ये चक्रवात हो गया। चौथी श्रेणी में उन्होंने 225 से 279 किलोमीटर प्रति घंटा बताया, और पाँचवीं श्रेणी में 280। तो 5 प्रकार बताए थे आईएमडी ने चक्रवातों का। तो प्रथम पूछा जा रहा है तो ये विकल्प यहाँ पे राइट हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। थोड़ा सा इसमें आप लोग जो विकल्प बताया गया तो उस विकल्प पे भी आप जाके इसमें चेक किया करिए। आपको अब डेली जो है 10 प्रश्न जैसे मिल रहा है ऐसे आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी देखिए आप लोगों का 5 टेस्ट हो चुका है जो हायर के बेस्ड पे है, UPHESC। ठीक, ये 5 टेस्ट हो चुका है जो कंबाइंड है, प्लस जो है अलग अलग यूनिट के भी हो चुके हैं। तो ज्योग्राफिकल थॉट तक ये प्रश्न हो चुके हैं। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे आपका फर्स्ट पेपर के कुछ नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट डे से जो है टेलीग्राम पे आपका प्रैक्टिस भी रहेगा, जिसमें ज्योग्राफी के प्रैक्टिस रहेंगे वो एक्स्ट्रा आपको कराए जाएंगे। और आपका देखिए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी का भी प्रैक्टिस वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ये सब एक्स्ट्रा होंगे। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।